हाँ जी, यहाँ पे से स्टार्ट हो गया है। आप एक बारी मुझे बताओ, कंफर्म करो। आ गया? चलो मैं दोबारा से शुरू करूँ। ओके ओके, ठीक है आंटी। ओके, अब कल का देखकर भी ध्यान रखियो, ला दे। ओके। मैं तो उठाती नहीं, नॉन जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं गुड्डू आंटी, अभी पीछे लाइव चल रही थी, पता नहीं ब्लेसिंग्स में शायद जा नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा शुरू किया है। तो सॉरी गुरु जी, सारी महिमा तो आपकी होती है। तो आज गुरु जी ने सौभाग्य दिया है मुझे भी अपनी महिमा करने का, अपने सत्संग शेयर करने का। तो मैं कुछ अपने सारे तो नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे पर्सनल हैं, बहुत सारे ड्रीम्स के हैं, बट काफ़ी सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी। गुरु जी की मेहर वर्ड्स में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी तो मेहर पल पल बरसती है और हमारे पास इतने वर्ड्स ही नहीं है कि उनकी मेहर, उनका शुक्राना कर सकें। तो मैं गुरुजी से ईयर 2000 में फर्स्ट टाइम मिली थी। मेरी शादी को तब 5 महीने हुए थे और मेरी मदर का फ़ोन आया था मुझे 5 जुलाई को कि ऐसे गुरुजी के पास चलना है, तो तू आ जा। मेरी इन लॉज मेरे मेरठ में थे, तो मैं ससुराल में ही थी अपने मेरठ में। तो मैंने कहा मम्मी, क्या आप कौन से गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो? जैसा हम लोग सब होते ही हैं कि कौन से गुरुओं के चक्कर में पड़ गए हो, मैं किसी गुरुजी को नहीं मानती हूँ और आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। मम्मी ने थोड़ा मेरे को जोर दिया कि नहीं नहीं, आ जा, गुरुजी की संत हैं, जो भी हैं गुरुजी हैं, तो ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो ऐसे टोक के मैंने अपने हस्बैंड से बोला। हम 5th को मम्मी का कॉल आया था और 6th को हम लोग मेरठ से दिल्ली आ गए। 7th जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन फर्स्ट टाइम हम लोग गुरुजी के पास गए और मैंने वहाँ देखा कि सारे लोग जैसे चरण छूती है गुरुजी के। मेरी बारी आई, मैंने भी गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी ने बोला मुंडा दिता। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मुंडा दिता उस वक्त उनकी बात जो होती है वो पत्थर की लकीर होती है, उस वक्त नहीं समझते थे। उस वक्त कुछ बस ऐसा ही लगा जैसे शादी हुई है नई नई और किसी भी बड़े बुजुर्ग गुरु के पैर छूगे तो वो यही बोलेगा कि मुंडा देता, बच्चा हो, या यही आशीर्वाद देगा। तो मैंने भी उसको वही सोच के उतना ही और मेरा क्या हो गया और वहाँ से हम लोग वापस आए। वहाँ अच्छा लगा था, बट जैसे मानते तो थे ही नहीं हम लोग, और सामने बैठे इंसान को भगवान रूप में मानना तो वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वही हमारा हाल था कि मिले थे पर माने नहीं थे। कब से गुरुजी ने जोड़ा है, कितने जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, ये बातें अब समझ में आती हैं कि कब से जोड़ा वो तो हम नहीं बता सकते, इस जन्म में भी कब से जुड़े वो भी नहीं बता सकते। मिले ज़रूर थे, बट जो गुरुजी से बॉन्डिंग, गुरुजी से प्यार और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा से मिला है, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि आप गुरुजी को कब, कितने टाइम से आप अच्छे से आप उनको मानने लगे। तो फर्स्ट टाइम वही 2000 में ऐसे जब गुरुजी ने बोला मुंडा दीता, मैं अपने अगले दिन ही ससुराल वापस चली गई मेरठ में। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उस वक्त और समझ में कुछ आ नहीं रही थी, क्योंकि मैंने 3 बारी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था अपना और तीनों बार नेगेटिव था। तो नेक्स्ट डे जब हम गए तो मेरे अंकल ने बोला कि एक बारी और टेस्ट करा लेते हैं। गुरुजी ने बोला मुंडा दीता, तो मैंने कहा ठीक है। और नेक्स्ट डे हमने टेस्ट कराया एंड इट वाज पॉजिटिव। तो थैंक्स टू गुरुजी। लेकिन उस वक्त खुश हुए, समझ में कुछ भी नहीं आया, ना ये पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ना ये पता था कि गुरुजी का ही आशीर्वाद है, कुछ नहीं समझ में आया। खैर टाइम निकलता गया, जैसे स्विच ऑफ हो जाता है दिमाग, वैसे ही मेरा था, कुछ नहीं पता। फर्स्ट में तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, तो मैं अपने इन लॉस के यहाँ से अपनी मदर के यहाँ आ गई, क्योंकि बिल्कुल उठ के कुछ काम नहीं होता था, तो अच्छा नहीं लगता था कि सारे दिन लेटी रहूं। तो दिल्ली आ गई, सारे दिन
तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, टाइम निकलता गया, ना ज़्यादा मेडिसिन ली मैंने, टेस्ट भी कुछ ही करवाए, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया, जैसे एक स्विच ऑफ कर दिया था। उसका क्या रीज़न था गुरुजी जाने, और उसके पीछे भी क्या चीज़ होगी वो भी गुरुजी जाने। बट 7th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपका जो बेबी है वो ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। तो मुझे बड़ा धक्का लगा, और क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, टेंशन हो ही जाती है, तो मैं बड़ा परेशान भी हो गई। खैर पता नहीं गुरुजी की मेहर से ही 8th मंथ के एंड में मेरे को एक बहुत सीनियर डॉक्टर मिली। उन्होंने तसल्ली से मेरे से सारी चीज़ें पूछी, एक एक टेस्ट, एक एक रिपोर्ट, मेरी सारी हालत। उन्होंने 5-6 टेस्ट और लिख के दिए, वो सब कराए। फिर सारी कॉम्प्लिकेशंस समझकर जो भी उन्हें समझ में आया, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, जल्दी से जल्दी कोई एक डेट निकलवा लो, और कॉम्प्लिकेशंस मेरे को लग रही हैं काफ़ी, तो नॉर्मल करना तो मुश्किल होगा, आप ही डिसाइड करो कि नॉर्मल करना है कि सिजेरियन करना है। तो मैंने कहा नहीं, अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो गो फॉर सिजेरियन, आई डोंट माइंड। तो यही सब चल रहा था, और टाइम निकला, और मैंने डेट एक हमने मेरे हस्बैंड ने फिक्स की, और हम लोग हॉस्पिटल में, मैं 6 मार्च को मैं एडमिट हो गई। 7 मार्च मेरा ऑपरेट हुआ, बेटा हुआ, जैसा कि गुरुजी ने कहा ही था। और थोड़ा सा वीक हुआ, बट थैंक्स टू गुरुजी बिल्कुल अच्छे खासे था, वो फिट एंड फाइन था। और ये सब गुरुजी की मेहर ही थी कि क्या चीज़ हुई, कैसे हुई, ये तो गुरुजी जाने। बट बहुत मेहर हुई, क्योंकि उसके बाद जब मेरे को डॉक्टर ने मेरी आके बताया कि आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि आपने नॉर्मल के लिए नहीं गए, सिजेरियन के लिए गए, क्योंकि वाटर बैग में बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसी वजह से आपको मूवमेंट्स नहीं लगते थे, और बेबी सारा पूरा का पूरा कॉज में लिपटा हुआ था। और अगर आप नॉर्मल के लिए जाते या 1-2 दिन लेट भी हो जाते तो उसके बचने की बहुत ही कम संभावना थी। तो इट्स ऑल मेहर ऑफ गुरुजी, एंड शुक्राना गुरुजी, उन्होंने बहुत मेहर की। तब नहीं समझे थे, बट अब 4 साल बाद समझ में आया, क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी ने ब्लेस किया था, और 7 मार्च मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ थी। और क्या प्रॉब्लम चल रही थी ये भी गुरुजी जाने, क्योंकि कुछ था, और क्या चीज़ मेरे अंदर से उन्होंने कन्वर्ट की, जो मुंडा दिता बोला था, ये भी मेहर सारी गुरुजी ही जाने, वो ही जान सकते हैं। एक सत्संग में और शेयर करती हूँ। 2013 में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी वेट लॉस हो गया, बहुत वीक हो गई थी, और समझ नहीं आ रहा था। मेरे को ऐसा लगा, मैंने शिफ्ट किया था घर, शायद अकेली हो गई हूँ, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा बोझ हो गया है, बच्चे छोटे भी थे, तो शायद उस वजह से मैं काफ़ी मतलब ऐसा हो गया है, शायद वेट लॉस हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है। तो फिर उसी दौरान एक दिन मैंने अपने घर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ, एक संगत आई थी, तो एक आंटी आई थी, और उनका भी बहुत गुरुजी से कनेक्शन है। तो उन्होंने मेरे से यही बोला कि आंटी आप काफ़ी वीक लग रहे हो, आप अपना टेस्ट क्यों नहीं कराते। तो मैंने कहा हाँ आंटी, मैं सोच रही हूँ, बट थोड़ा डर लगता है कि कुछ अगर निकला तो बच्चा कैसे होगा, कौन संभालेगा। तो कहती नहीं नहीं, ऐसा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन की कमी होगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा ठीक है आंटी, बिल्कुल। फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि आंटी मैंने विजन में ना गुरुजी को भल्ले पापड़ी खाते देखा। तो मैंने कहा हाँ आंटी बिल्कुल। तो उसी सत्संग में भल्ले पापड़ी हम लोग ने गुरुजी को भोग लगाए, खाए। अब इसके पीछे क्या रीज़न था ये तो मुझे क्या नहीं मालूम था, पर ऐसे ही टाइम निकला। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया, और मुझे ट्यूबरकुलोसिस निकला। जिस दिन तक ये पता नहीं था तब तक तो चल रही थी, बट जिस दिन ये पता चला उस दिन मैं बेड से नहीं उठ पाई। मैं उठती थी, मुझे चक्कर आते थे, मैं फिर लेट जाती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। बच्चे काफ़ी छोटे थे, कैसे संभालेगा, कौन संभालेगा,
तो मेरी मदर ने बोला तू क्यों परेशान हो रही है, गुरुजी बैठे हैं और मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, संभल जाएंगे। तो ठीक है, RML से मेरी मेडिकेशन शुरू हुई और बहुत अच्छे से रिवाइव करी थी मैं। मेडिसिन का कोर्स 9 मंथ्स का था, बट क्योंकि बच्चे छोटे थे मैंने सोचा कि इसका कोर्स मैं 1.25 साल का लूँगी, ऐसा ना हो कोई भी चीज़ रह जाए तो बाद में परेशान करें। तो बड़े अच्छे से सब कुछ चल रहा था, बड़े अच्छे से रिवाइव हो रहा था और 7th मंथ में मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। मेरे लंग्स में से आवाज़ आती थी खड़-खड़ करके। तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को उन्हीं आंटी का फ़ोन आता है और वो मेरे से कहते हैं कि आंटी मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैंने गुड्डू नू लाइफ ब्लेस कर दी है। ਉਹਦੇ बच्चे छोटे हैं तो उसको मैंने लाइफ ब्लेस की है। उसके लंग्स चिपकने सी, उसके लंग्स पापड़ी बनने सी मैं बल्ले कर दी थे और मैंने उसको लाइफ ब्लेस की है। तो शुक्राना गुरुजी का। ये जब मैंने मैसेज सुना तो मेरे को पता नहीं क्यों बड़े दिल को तसल्ली हुई। मैं डॉक्टर के पास गई अपने, उनको बताने के लिए कि मेरे को ऐसे ब्रीदिंग, तो वो बड़ा परेशान हो गया कि आपका कोर्स ख़त्म होने वाला है, बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से रिवाइव कर रहे थे, फिर अचानक ये कैसे हो गया। उसने हाथ खड़े कर दिया और उसने मेरे को एम्स रेफ़र कर दिया। डॉक्टर का नाम बता दिया, टाइम ले दिया, अपॉइंटमेंट हो गया मेरा फिक्स। मैं एम्स गई, वो डॉक्टर ने मेरे से डिटेल्स पूछी एंड देन फिर मेरे को बोला आप इसको लैब से अपने लंग्स का पानी निकलवाओ और इसको हम टेस्ट के लिए भेजेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डे मैं गई तो मुझे चेक किया उसने, डॉक्टर ने, तो उन्होंने कहा कि अराउंड 50 cc पानी है जो लंग्स में भरा हुआ है और उन्होंने मेरे बैग से लंग्स में से पानी निकाला जो कि अराउंड 25 cc था और उसने बोला कि इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता अंदर से पानी, इसको हम भेज देते हैं टेस्ट कराने के लिए और बाकी के जो अंदर है जो रह गया है उसके उसने मेरे को पता नहीं कितने तरह के कॉम्प्लिकेशंस बताए। ये मतलब अंदर रह जाता है तो ये गाढ़ा हो जाता है एंड थिक होकर के ये लंग्स में चिपक जाता है एंड फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। बट कहीं ना कहीं मैं पता नहीं क्यों बड़ा सेफ फील कर रही थी, क्योंकि मेरे को जो मैसेज मिला था कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ थी, अब डॉक्टर कुछ भी बोले, मुझे ये पता था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया और उन्होंने ये बोला है कि मेरे लंग्स चिपकने थे। तो ये जो पानी भरा है ये गुरुजी ने लंग्स चिपकने से बचाने के लिए भरा है। उन्होंने कहा था पापड़ी होने सी भल्ले कर दी थे, तो पता नहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था डॉक्टर क्या बोल रही थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर टाइम उसकी निकला, वो मेरी जो पानी की रिपोर्ट्स चली गई टेस्ट होने के लिए। अगले दिन उसकी 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें सब चीज़ नेगेटिव आती है, बिल्कुल ठीक होती है वो रिपोर्ट्स। और उसके बाद जब वो टेस्ट करते हैं मेरा, तो मेरे लंग्स के अंदर जो जितना भी पानी बचा था वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ मालिक जान सकते हैं, गुरुजी जान सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। एंड उसके बाद वो परेशानी मुझे कभी नहीं हुई। मेडिसिन्स पूरी कोर्स मैंने पूरा किया एंड बिल्कुल बहुत अच्छे से रिवाइव होके आई। तो थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना है मालिक आपका, आपकी मेहर, इतनी मेहर है कि हम जितना भी शुक्राना करें वो सब कम है। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ कि मैं 2009-10 की बात है, मेरे को ड्रीम आता है कि गुरुजी आए हैं, बैठे हैं और मैं उनकी गोद में सर रख के लेती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जय गुरुजी। तो झटके से मेरी आंख खुलती है और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि मेरे को गुरुजी की मैं मंदिर जाना है, उन्होंने मेरे को चाय सेवा दी है। तो कहते हैं अच्छा ओके। मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट तैयार हुई, मैं मंदिर भागी। बर्थडे का दिन था उस दिन और गुरुजी की संगत बहुत
है ये कनेक्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में वहीं पे कैंटर लेके खड़े थे, मैंने भागे भागे उनसे बोला, मैंने कहा माली अंकल मेरी चाय सेवा है और मुझे बताओ कैसे करनी है। तो वो उन्होंने कहा कि आंटी अभी तो इसमें चाय फुल है और अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चाहिएगी, तो जब भी चाहिएगी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं पीछे जाती हूँ किचन में, तो जो नई किचन, बड़ी किचन है, वो उस वक्त थोड़ा सा उसमें कुछ फिनिशिंग का काम चल रहा था एंड जहाँ जल प्रसाद होता है वहाँ चाय सेवा होती थी। तो मैं उसको साफ सूफ किया, 1 सवा घंटा लगा। मैं वापस आई माली अंकल के पास, मैंने कहा अब तो चाय प्रसाद बनना होगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा, कहते नहीं नहीं अभी तो इसमें काफ़ी है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने नहीं टेका गुरु जी के, मैं बस जस्ट मत्था टेक के आती हूँ। तो मैं अंदर गई, मैं गुरु जी के पास सामने सिर्फ 5 से 7 मिनट बैठ। मैं बाहर आई तो देखा मैंने कि एक अंकल केटल में चाय बना करके लेके आ रहे थे। तो मैंने कहा माली अंकल मेरी सेवा थी। तो कहता आंटी हमने आपको देखा और आप मिले ही नहीं। तो मैंने कहा अंकल मैं तो यहीं अंदर ही बैठी थी और 5 मिनट में कैसे चाय प्रसाद बन गई, क्योंकि इतने बड़े भगोने जो होते हैं उसमें चाय प्रसाद बनने में 40 to 45 मिनट्स, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, इतना टाइम लगता है। तो मैं बड़े हैरान थी, थोड़ा परेशान भी हुई। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को चाय सेवा दी है और मुझे चाय सेवा नहीं मिली। तो मैं परेशान थी, मैं घर आ गई। खैर आ रहा है क्या, मैं थर्सडे में जाती हूँ तो एक आंटी की सेवा हो रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं आंटी आज मेरी सेवा होती है तो मैं आपको तो नहीं दे पाऊंगी। मैं ऐसे सैटरडे गई, सैटरडे एक अंकल की सेवा होती थी, उन्होंने भी मना कर दिया, संडे भी मुझे सेवा नहीं मिली। मैं बड़ा उदास हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे चाय सेवा दी और मुझे मंदिर में चाय सेवा नहीं मिल रही है। देन नेक्स्ट में फ्राइडे गई हूँ एंड फ्राइडे जैसे ही मैंने किचन में एक स्टेप रखा है तो एक अंकल दूध की थैलियाँ लेकर के खड़े थे और मैं अंदर घुसी हूँ, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, और वो मेरे से कहने लगे आंटी आओ आपकी चाय सेवा है, ये दूध है, ये चीनी है, ये चाय पत्ती है, ये ऐसे ऐसे डलेगा, इतना इतना डलेगा और ऐसे चाय प्रसाद बनेगा। मैं कहा थैंक यू अंकल और थैंक यू गुरुजी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, जैसे मेरा वेट हो रहा हो उस दिन चाय प्रसाद बनाने के लिए कि ये आंटी आएंगी, पता नहीं गुरुजी ने उन अंकल को बोला हुआ था या जो भी था, मुझे ऐसे गुरुजी के मंदिर में चाय सेवा करने का मौका मिला। तो थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राने आपके मालिक। क्या क्या आप जिस जिस सेवा को बोलते हो उससे क्या क्योर, किसकी क्योर कर रहे हो ये भी आप ही जानते हो। तो थैंक यू गुरुजी, हम सिर्फ जरिया बने, आपसे हमारा कनेक्शन मजबूत रहे, हमारी बस यही अरदास है। एक सत्संग मैं और सुनाती हूँ कि जैसा कि सारे लोग कहते हैं कि आंटियाँ तो बहुत जल्दी गुरुओं पे और इस पे विश्वास कर लेते हैं, बट अंकल इतने जल्दी से फेथ नहीं कर पाते। तो वही हाल था, मेरे नहीं मानते थे। तो वही है कि हम लोग जाते थे, मिलते थे, गुरुजी के पास बैठना अच्छा लगता था, बट गुरु को कभी भगवान नहीं माना या पता नहीं क्यों, बस महापुरुष समझते थे कि उन्होंने सिद्धियां की हुई, महापुरुष हैं, संत हैं, अच्छे हैं, बट ये कभी नहीं समझ पाए कि हमारे सामने मालिक बैठा है, रब बैठा है, महाशिव बैठे हैं। नहीं करते थे। तो गुरुजी तो ऐसे ही उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और वो प्रॉब्लम काफ़ी मेजर थी। मैंने थोड़ा सा अंकल परेशान रहने लगे, वरना अंकल की मेरे आदत नहीं है, ही इज़ वेरी जॉबियल, बहुत मजाक करने वाले हैं, इतनी इजीली टेंशन में नहीं आते हैं, सब गुरुजी की मेहर है। बट वो काफ़ी परेशान रहने लगे। मैंने पूछा 1-2 बारी, मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई, तो उन्होंने वही हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, बट उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। तो ऐसे एक दिन ऐसे टाइम 10-15 दिन निकले, काफ़ी टेंशन में रहने लगे। तो एक दिन हम अपने इन लॉज मेरठ से वापस आ रहे थे और दिल्ली आना था हमें। तो अंकल का एक फ़ोन बजता है एंड लिटरली मैंने उनके हाथ देखे शेक होते हुए। क्या बात हो गई, कहते हैं नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे पास में गाजियाबाद में मेरी सिस्टर इन लॉ का घर था कि हम वहाँ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग दीदी के घर गए
मैं दीदी के साथ बिजी हो गई। जनवरी एंड चल रहा था, काफ़ी ट्रैवलिंग हो रही थी और मैं दीदी के साथ बिजी हो गई चाय वाय में, इसमें उसमें। 20-25 मिनट हो गए और मैं बाहर आई तो देखा कि जीजा जी अकेले बैठे हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे है ही नहीं। तो मैं अपने अंकल को ढूंढ रही थी और मैंने उनको कॉल किया तो कहते हैं हाँ मैं बाहर हूँ। मैंने कहा बाहर इतनी ठंड में, बारिश हो रही है, आप बाहर क्या कर रहे हो? तो वो कहते नहीं नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये आए। मैंने वहाँ तो खैर उनसे कुछ नहीं पूछा। घर आए हम रात को, दिल्ली पहुँचे 10 साढ़े 10 बजे। तब मैंने इनसे पूछा तो मेरे अंकल ने बोला कि कोई है जो उनको फ़ोन कर रहा है और उनको परेशान कर रहा है, एक तरह से मतलब धमकी दे रहा है, या इन अदर वर्ड्स। मैं तो बहुत एकदम हिल गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आपने कुछ गलत नहीं किया। जैसा कि हर वाइफ को पता होता है कि क्या गलती है या नहीं है, तो मैंने उनसे यही बोला। मैंने कहा आपने जब कुछ गलती की नहीं है, कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हो? आई डोंट नो, पता नहीं उसने जैसे हिप्नोटाइज कर दिया था। वो जब भी कॉल करता था, अंकल अपने आप में रहते ही नहीं थे और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था, बस वो परेशान हो जाते थे। और मैं उनको हमेशा ये कहती थी आप क्यों परेशान हो रहे हो, गुरुजी हैं साथ में, कुछ नहीं होगा, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हो? तो ऐसे खैर टाइम निकला और 6-7-8 दिन निकले। 9th Feb का टाइम था, डेट मुझे याद है अभी भी। एक आंटी के घर सत्संग था। हम वहाँ मैं वहाँ पे पहले चली गई थी, तो वहाँ गए हम लोग और आंटी के पास बैठी मैं। तो उन्होंने 4 बजे करीब पहुँच गए थे। 6 साढ़े 6 से सत्संग शुरू था। तो आंटी ने मेरे से पूछा अंकल कहाँ हैं? वो आंटी का भी बहुत अच्छा कनेक्शन था गुरुजी से। आई डोंट नो गुरुजी उनको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे थे या जो भी था। तो आंटी ने पूछा अंकल कहाँ हैं? मैंने कहा आंटी वो ऑफिस से अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो 4:30 बजे आंटी ने फिर मेरे से पूछा कि अंकल कहाँ हैं? मैंने कहा आंटी वो ऑफिस में हैं और अभी आ जाएंगे, मैंने उनको बोल दिया है वो आ जाएंगे। तो उसके बाद 5 बजे आंटी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब परेशान हो गई और उन्होंने थोड़ा फोर्सफुली मेरे को कहने लगी कि मेरे को तू अंकल को फ़ोन कर और अंकल को बुला। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अंकल को कॉल किया, फ़ोन एक बार ही मिलाया, अंकल ने नहीं उठाया। दूसरी बार मिलाया, अंकल ने नहीं उठाया। तीसरी बार बुलाया, अंकल ने नहीं उठाया। चौथी बार मैं खुद परेशान हो गई, आंटी परेशान थी और वो फ़ोन मिलाया। 4th टाइम मेरे अंकल ने फ़ोन उठाया तो मैं गुस्से से बोली, मैंने कहा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो कहते नहीं मैं ऑफिस से निकला था अभी बस, तो इसीलिए। तो मैंने कहा कि आपको पता है मेरे यहाँ पे सत्संग में आना है आंटी के घर? तो कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं देखता हूँ अभी। तो उधर से मेरे को आंटी बोल रहे नहीं उनको बोल के आ जाएं। तो मैंने कहा आप आंटी के यहाँ आना है सत्संग में? तो कहते हैं हाँ मैं पहले घर जाऊँगा, फिर फ्रेश होऊंगा, फिर देखता हूँ, सोचता हूँ। तो उधर से आंटी मेरे को फोर्स कर रहे हैं नहीं उनको बोल तो वो डायरेक्ट आ जाएंगे, यहीं फ्रेश हो जाएंगे। तो मैंने यही बोला अंकल से। मैंने कहा नहीं आप ऐसा करो, आप यहीं फ्रेश हो जाना, आप डायरेक्ट ऑफिस से इधर ही आ जाओ। क्या रीज़न था मुझे नहीं मालूम उस वक्त तक, क्यों आंटी इतना फोर्स कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, क्या रीज़न था वो भी गुरुजी जाने। बट उस दिन अंकल आए, बड़े अनबने मन से इन्होंने बोल तो दिया था ठीक है मैं आ रहा हूँ। बट करीब 8:30 बजे करीब अंकल वहाँ पहुँचे। सत्संग चल रहा था, सामने स्वरूप जैसे लगा हुआ है ऐसे ही लगा हुआ था, साथ में आंटी बैठे हुए थे और मैं, मेरे अंकल और संगत, काफ़ी संगत थी वहाँ बैठे हुए थे। तो 9 बजे करीब रात को मैंने ऐसे देखा तो अंकल की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने सामने देखा तो आंटी गुरुजी के स्वरूप के साथ हमारी तरफ ही देख रही थी और उन्होंने हाथ से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे इशारा किया और यूं कर दिया। हमने जस्ट वो एक्शन देखा, उसके पीछे रीज़न क्या है कुछ समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न है, उन्होंने क्या ऐसे किया, क्यों किया, कुछ नहीं समझ में आया। बट ये गुरुजी की मेहर है और ये क्या चमत्कार है ये तो गुरुजी जाने। नेक्स्ट डे से वो बंदा जो मेरे अंकल को इतना परेशान कर रहा था कहाँ गया, कहाँ लोप हो गया, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। वो दोबारा कभी हमारी लाइफ में नहीं आया और ये सिर्फ
मालिक का शुक्राना है। इतनी मेहर इनकी है कि वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, वो अपनी संगत को कभी परेशान होने नहीं देते हैं। ये सब मेहर सिर्फ एक ही कर सकता है, वो मालिक है, जो मालिक बैठे हुए हैं। हम उन्हें मालिक कहते हैं, हम उन्हें रब कहते हैं, और उनका लाखों लाखों करोड़ों गुना शुक्राना करते हैं कि वो इतना प्यार अपनी संगत से करते हैं, इतना प्यार देते हैं कि हम लोग कुछ और ध्यान नहीं रहता, सब कुछ भुला देते हैं। वो अपने रंग में बिल्कुल हमें देते हैं, और हम तो चाहते यही हैं कि मालिक बस अपने चरणों में रखो, अपने रंग में रंग दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। काफ़ी भारी सत्संग हो गया। एक मैं लाइटली सा और बताती हूँ। एम्पायर स्टेट में ये गुरुजी के सामने की बात है। गुरुजी जाने जान है, सुना था, पर वही है कि हम मानते तो थे नहीं। तो जब एम्पायर स्टेट में जाते थे तो गुरुजी बैठे होते थे सामने, और मेरी मम्मी बिल्कुल साथ में गुरुजी के बैठते थे, और मेरी आदत थी गुरुजी के सिंहासन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में पीछे की तरफ जाके बैठती थी मैं। अक्सर मेरे को वही जगह मिलती थी, मैं वहीं जाके बैठ जाती थी। तो गुरुजी हमेशा कहते थे मम्मी को कि चल पैर दबा, चल पैर दबा। तो जितनी बार भी जाएं हमेशा मम्मी को बोलते थे। तो मैंने एक दिन मन में सोचा कि गुरुजी हमेशा मम्मी को ही कहते रहते हो चरण दबाई, पैर दबाई, कभी मुझसे तो बोलते ही नहीं हो, तो आज मैं भी आपके चरण दबाऊंगी। तो मैंने ऐसे सोचा, मैंने अपना ही हाथ ऐसे रखा कि ये आपका चरण है, और मैंने ऐसे करके एक बार के दर करके ऐसे दबाया, और ऐसे जैसे दूसरी बार दबाया गुरुजी ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा, मैं वहीं अटक गई, मेरी सांस वहीं रुक गई, और इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी ने मुझे दी, वो मैं आज तक सीन नहीं घूमती हूँ, बोलती हूँ। उस गुरुजी के स्वरूप का एक फोटोग्राफ भी है गुरुजी का। वो इतनी प्यारी स्माइल थी, उन्होंने पीछे मुड़ के, जनरली पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता है, बट उस दिन मुझे गुरुजी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तब मेरे को लगा आप तो इतनी मन की बात सुनते हो, एक एक चीज आप सुन लेते हो, एक एक चीज आप समझ लेते हो। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका शुक्राना है। सत्संग में एक और बताती हूँ, ये अभी लेटेस्ट है, लास्ट ईयर का सत्संग है। नवंबर मेरा बर्थडे होता है, तो मेरे को यही पीछे से आया कि मैं गुरुजी के दरबार लगा हुआ है, संगत है, और मैं पिंक कलर का केक काट रही हूँ। तो ये तो गुरुजी ने मैसेज दे दिया कि पिंक कलर का केक काटना है और सत्संग होना है, क्योंकि संगत दिखाई दी थी, गुरुजी का स्वरूप सामने था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उसी दिन मैंने मेरी मदर को गुरुजी ने 18 इयर्स बैक अपने 4-5 स्वरूप दिए थे, और मैंने उसमें से 2 गुरुजी के स्वरूप लिए थे। मम्मी ने मेरे को 2 स्वरूप दिए थे, वो जो क्लचर वाले क्लिप वाले फोटोग्राफ होते थे गुरुजी के छोटे छोटे, वो गुरुजी ने अपने हाथ से दिए थे मम्मी को स्वरूप, जिसके पीछे गुरुजी ने अपने साइन किए हुए थे। और अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही, मेरे बर्थडे से 10-15 दिन पहले ही मम्मी ने मेरे को नवंबर स्टार्टिंग में ही मेरे को दिए थे 2019 में। तो मैंने उसको बड़े अच्छे से एक पाउच में डाल दिया। तो अब ये 24 को जब मेरे को दिया, तो उस दिन मैंने कुछ काम से वो पाउच खोला, और मैंने वो स्वरूप निकाले, माथे से लगाए, और उनको टर्न किया, तो मेरे तो होश उड़ गए। उसके पीछे से जो गुरुजी के सिग्नेचर्स थे वो गायब हो गए थे, सिर्फ उसका इम्प्रेशन रह गया था, बट वो सिग्नेचर्स वहाँ नहीं थे। दोनों ही स्वरूप में से वो सिग्नेचर्स गायब हो गए थे। मैं इतना परेशान हुई, मैं इतना दुखी हुई, मैं बार बार गुरुजी से बोल रही थी, पूछ रही थी, गुरुजी क्या मेरे से ऐसी भूल हो गई? 18 साल से ये स्वरूप आपके मम्मी के पास रखे हैं, और इसमें आपके सिग्नेचर्स थे, तो ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन पहले ही मैं आपको लेके आई हूँ और आप के सिग्नेचर्स इसमें से चले गए? दिन रात मैं इस बात को सोच सोच के मैं इतना परेशान हो रही थी। चलो खैर, मैंने मम्मी को भी बताया, अपनी सिस्टर्स को भी बताया कि ऐसे सिग्नेचर्स उसमें गायब हो गए। फिर मेरे को एक दिमाग में ये भी था कि वो प्लास्टिक के लेमिनेटेड होते थे, उसके पीछे से शायद पाउच से मिट गए होंगे। मैंने क्यों नहीं सेलो टेप से उनको प्रिजर्व किया, मैंने क्यों नहीं उनको ठीक से वो करा। मैं बार बार अपने आप को ऐसा बोल रही थी, मुझे बड़ा अंदर से बड़ा दुख हो रहा था। तो खैर टाइम 2-4 दिन निकल गए, मतलब 4-5 दिन और पहले की बात थी। तो इसके बाद ये टाइम निकला, मैं बड़ा परेशान। 24 को जब मैंने ये ड्रीम देखा था, उस वक्त, उससे पहले ही मैंने देख लिया था, तो मैं बड़ा परेशान थी।
26 को जिस दिन सत्संग होना था, मेरा बर्थडे था, सारी तैयारी कर ली थी, पिंक केक एंड मैंने वो स्वरूप बड़े दुखी मन से निकाले। मैंने कहा ये स्वरूप गुरुजी वही दिमाग में चल रहा था। मैंने दोनों मत्थे से लगाए एंड मैंने उनको टर्न किया। संगत जी, आप बिलीव करोगे, उन पे दोनों पे इतने डार्क, पहले से भी डार्क गुरुजी के साइंस अपीयर हो गए। एक पे डार्क ब्लू कलर के, एक पे डार्क ब्लैक कलर के। तो शुक्राना मालिक का, थैंक यू। वो अपनी संगत को कभी परेशान नहीं देख सकते, नहीं, मतलब मुझे ऐसा अंदर लगा कि कोई भी अगर कोई परेशानी आपके अंदर चल रही हो तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपका ध्यान रखते हैं। शाम को सत्संग हुआ, मैंने उन दोनों फोटोग्राफ्स का सबको दर्शन कराया और मैं बड़ी खुश थी कि गुरुजी, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो मेरे को आपने दिया है। और शुक्राना मेरे मालिक का, इतना शुक्राना गुरुजी का कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि वो कितनी मेहर आपके ऊपर करते हैं। जब आप मतलब उनको पूजते हो तो आपके ऊपर बहुत मेहर उनकी होती है। और गुरुजी को तो सामने बैठे होते थे तो कभी विश्वास नहीं हुआ, बट गुरुजी तो जाने जहान है और गुरुजी की मेहर हमेशा अपनी संगत पे रहे। हमेशा सब लोग, सब संगत को गुरुजी अपने पास रखें, प्यार से रखें। एक सत्संग मैं और शेयर करती हूँ। मेरी सबसे छोटी सिस्टर की मैरिज का टाइम था, तो 8-10 दिन पहले मैरिज से हम लोग गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर गए। तो पापा एंड दोनों छोटे बच्चे, मेरी बेटी छोटी जो कि 5 साल की थी, वो दोनों घर पे थे एंड पापा थे। तो वो दोनों लड़कियां और हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर, मदर, हस्बैंड, सब लोग हम लोग गुरुजी के दरबार में चले गए, बड़े मंदिर। और 2010 की बात है ये। तो वहाँ पे जाकर के हम लोग तो आराम से थे, पीछे से घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात को हम लोग 11:30 बजे करीब घर में आए तो देखा धुआं ही धुआं हो रहा है। और हमारी जो पीछे एक सर्वेंट हाउस में एक मेड आई थी, वो भागते हुए आई कि इन दोनों लड़कियों ने तो आज घर में आग लगा दी थी। तो हम लोग बड़ा एकदम परेशान हो गए। मेरा रूम बाहर की साइड था, तो मेरे रूम में मैंने देखा एक सोफा था जो फोम का था, उसमें इतना बड़ा होल हो रखा था। और वो फोम के सोफे अगर थोड़ा सा भी कोई सोचे तो उसमें एक बारी आग लगने के बाद वो बुझने का कोई चांस ही नहीं होता है। और बच्चों को इतने बड़े उससे बचा लिया। हम दरबार में हाजिरी दे रहे थे और गुरुजी हमारे घर में ये बच्चों को सेव कर रहे थे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत सारे हैं, छोटे बड़े, तो मैं फिर दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। और शुक्राना है मालिक का, बस इतनी अरदास है। अब जब भी आपके साथ जुड़े गुरुजी, हमेशा हर पल आपके साथ जुड़े रहें, आपके चरणी लगे रहें, आपके चरणों में हमेशा जगह मिली रहे। सारी संगत को बहुत बहुत प्यार। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग फिनिश करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। थैंक यू गुरुजी।